हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों पर है, क्योंकि यहाँ से लगभग प्रत्येक एग्जाम में ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आज हम सहजता से और आसानी से इसी क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है। तो देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है, और संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उनका एक नंबरिंग है, किस नंबर पे कौन सी बात लिखी गई है, किस नंबर पे कौन सी बात लिखी गई है, और संविधान में लिखी हुई बातों का इन नंबरिंग ही अनुच्छेद कहलाता है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा संशोधन हुए, उसके बाद भी 395 ही अनुच्छेद हैं, क्योंकि जो भी इसमें संशोधन करके अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो उसी 395 अनुच्छेद के तहत 1 2 3 करके या ABCD करके जोड़े गए हैं। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग 1 को देखते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। तो इसके तहत अनुच्छेदों को देखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद फर्स्ट यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पे। तो भारत में यदि किसी विदेशी राज्य को मिलाना होगा तो यह किस प्रक्रिया के तहत मिलाया जाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। यह भारत है, तो भारत में किसी विदेशी राज्य, चाहे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इससे किसी राज्य को भारत में मिलाया जाता है तो किस प्रक्रिया के तहत मिलाया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 करता है। अनुच्छेद 3 में कि भारत के अंदर, यदि भारत के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करना होगा तो वह किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, यह अनुच्छेद 2 कहता है। जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य को के सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य को 2 भागों में बांट के 2 राज्य बना देना। जैसे हैदराबाद राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, असम राज्य का नाम चेंज करके असम राज्य बनाया गया, यह अनुच्छेद 3 कहता है। अब आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 पे जो है नागरिकता है, जो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक है। इसमें मुख्य रूप से यही याद रखेंगे कि भाग 2 है नागरिकता के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। यहाँ से प्रश्न इतने ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 में। यह मौलिक अधिकार की बात करता है। जो भाग 3 है मौलिक अधिकार की बात करता है, और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 यह कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, चाहे वह SC हो, ST हो, विकलांग हो या महिला हो, सभी के लिए कानून एक समान होगा, यह अनुच्छेद 14 कहता है। अब 17 पे आते हैं। तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। हम जो भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से प्रश्न या तो पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत की बात करता है। इसमें शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा प्लस सेना, यदि किसी भी भारतीय को अगर विदेशी कोई उपाधि प्राप्त करनी है और शिक्षा और सेना को छोड़कर, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकता है, शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा और सेना की जो उपाधि होगी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी धारण किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में आते हैं। तो यह कहता है 14 वर्ष से
कम। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, यदि वे किसी कारखाने में, यदि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वह इसके लिए प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई भी फैक्ट्री कारखाना 14 वर्ष से कम बच्चों से काम कराती है तो उस फैक्ट्री या कारखाने पे कानून दंड लगाएगा। अनुच्छेद 25 में आते हैं तो यह है धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके प्रति आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो 25 है यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, उसके प्रति आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 32 पे आते हैं तो मौलिक अधिकार जो है तो हमें 6 प्रकार का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार 6 हैं, तो जिसमें 6वां नंबर का जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले के जो 5 अधिकार हैं तो अनुच्छेद 32 से कहता है कि जो पहले के 5 मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, इसमें किसी प्रकार की क्षति होती है या किसी प्रकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में 5 रीट या याचिका जारी करता है। और उसी तरह 226 के तहत हाईकोर्ट जो है मौलिक अधिकार के हनन होने पर, साथ ही विधिक अधिकार के हनन होने पर यह याचिका या रिट जारी करता है। इस प्रकार रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से शक्तिशाली हाई कोर्ट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर या क्षति होने पर रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है यह मौलिक अधिकार के हनन के साथ साथ यदि विधिक अधिकार का भी हनन होता है, क्षति होता है तो वह रिट जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। जबकि जो हाई कोर्ट है यह 6 प्रकार का रिट जारी करता है। वह 6वां जो रिट है वह इंजेक्शन है। इंजेक्शन अर्थात हाथों हाथ राहत देना। तो इस प्रकार जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने में ज़्यादा शक्तिशाली है। और यह जो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहे हैं। अब आते हैं भाग 4 पे। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 26 से लेके 51 तक हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 घ क्या कहता है? यह कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो पुरुष हो, यदि वे एक प्रकार के काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद 39 घ कहता है। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, जो ग्राम पंचायत का गठन है तो ग्राम पंचायत गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। संहिता का अर्थ होता है कानून। यह कहता है सभी के लिए जो सिविल कानून है वे समान होंगे, यह अनुच्छेद 44 कहता है। अब अनुच्छेद जो 48 है यह कृषि और पशुपालन की बात करता है। यह कहता है अनुच्छेद 48 कि राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन में उच्च तकनीकियों की व्यवस्था करे। राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन में उच्च तकनीकियों की व्यवस्था करे। अब आते हैं अनुच्छेद 49 पे। तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्मारक, स्थान या कोई वस्तु, कोई भी
स्मारक या स्थान या वस्तु राष्ट्रीय महत्व के हैं तो राज्य को इसे संरक्षित रखना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 50 जो है यह कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक रहेंगी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद 51 यह कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य में, राज्य का अर्थ यहाँ पे देश से है, तो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं या विदेशी नीति हैं इसी अनुच्छेद 51 के तहत आती हैं। अब आते हैं भाग 5 में, यह संघ है। भाग 5 में संघ की बात है, यह अनुच्छेद 51 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और जो भाग 6 है यह राज्य की बात करता है और यह 152 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद के बीच है। तो संघ और राज्य को हम एक साथ पढ़ने का काम करने, अगर तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो सहजता से हमें याद हो जाएगा। इसीलिए जो ब्लैक से लिखा गया है वे संघ के अनुच्छेद हैं और साथ साथ जो लाल से रेड से लिखा गया है वह राज्य के अनुच्छेद हैं। जैसे यदि हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो राज्य में उससे जुड़े अनुच्छेद जो हैं राज्यपाल के देखेंगे। मुख्यमंत्री का पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों को देखेंगे। यदि हाई कोर्ट को पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेदों को देखेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से सहजता से हमें यह याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का बात करता है। अनुच्छेद कहता है 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह 153 है वह कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे 52 में यदि हम एक जोड़ते हैं तो 53 हो जाता है। तो 52 से 53 तो होगा नहीं क्योंकि संघ की बात यहाँ हो रही है, वहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो उसमें 100 हम ऐड कर देंगे, अर्थात 101 ऐड करेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति है और राज्य में जाएंगे तो राज्यपाल है। अब आते हैं अनुच्छेद 53 पे। तो यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की पालिका शक्ति, तो जो संघ कार्यपालिका शक्ति है वह 2 लोगों में निहित होती है, एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरे हैं राष्ट्रपति। तो यदि बात की जाए कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है तो वह होती है प्रधानमंत्री में। इस प्रकार जो कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री है, जबकि संवैधानिक प्रधान कौन है, वे राष्ट्रपति होते हैं। और इसी तरह 154 में जाएंगे, 101 ऐड करेंगे, 154 में जाएंगे तो वहाँ राज्यपाल के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अब अनुच्छेद 54 में आते हैं। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और 101 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 155 आ जाएगा। तो यह राज्यपाल के नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार हम 52 से 101 जोड़ेंगे 153, 53 में 101, 154, 54 में 101 जोड़ेंगे तो 155। तो हम संघ का देख लिए, राष्ट्रपति का, और यहाँ पे राज्यपाल के बारे में देख लिए। अब आते हैं अनुच्छेद 60। तो इसको कैसे याद करेंगे, 60 शपथ, 100 से 60 और 100 से शपथ। तो यह राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है और 159 जो है यह राज्यपाल के शपथ की बात करता है। यह केवल 2 संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यह संविधान के सुरक्षा
और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान में मात्र 2 संवैधानिक पद हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरे राज्यपाल, जो संविधान की सुरक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी जो लोग भी हैं वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब आते हैं 61 में। तो 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की बात करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग मात्र एक वजह से लगाया जाता है, वह संविधान के उल्लंघन करने पर। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जिस सदन में लाया जाएगा उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है, जिससे राष्ट्रपति अपनी पक्ष रख पाएँ। अब आते हैं 63। तो 63 में यह है उपराष्ट्रपति की बात है, उपराष्ट्रपति के पद की बात है। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, जो उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब आते हैं 65 पे। तो यह होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वैसे में जो उपराष्ट्रपति होंगे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और जब यह कार्यवाहक के रूप राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो जो राष्ट्रपति को सुविधाएं या वेतन जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वे सभी इन उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे उनको प्राप्त होंगी। अब अनुच्छेद 72 में आते हैं। तो यहाँ भी अब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जब 72 आते हैं यह क्षमा की शक्ति है। क्या है? क्षमा की शक्ति, क्षमा की शक्ति। तो हम साथ में राज्य पढ़ रहे हैं। तो 72 में यदि राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति है तो 161 में राज्यपाल के क्षमा की शक्ति है। यहाँ पे राज्यपाल की क्षमा की शक्ति है। तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि 72 में यदि 89 जोड़ेंगे, 72 में 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 161। 72 में 89 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। यह राज्यपाल की क्षमा की शक्ति की बात करता है, और 72 जो है यह राष्ट्रपति की क्षमा की बात करता है। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं किसी भी अपराधी को यदि मृत्युदंड की सज़ा है तो पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। यदि मृत्युदंड की सज़ा है तो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, या कुछ समय के लिए उस सज़ा को स्थगित कर सकते हैं। ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को यहाँ प्राप्त हैं, और उसी तरह राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। अब आते हैं 74 पे। तो 74 पे कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह 74 कहता है। उसी तरह इसमें भी 89 जोड़ेंगे। यदि इसमें भी 89 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 163। तो वहाँ राज्यपाल की बात होगी। तो राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 75 पे। तो 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति बात है कौन? 75। उसी तरह इसमें भी 89 जोड़ेंगे। 75 में 89 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। और यह भी कहता है कि राज्य में राज्यपाल जो होंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब आते हैं 76 में। तो 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के
जज बनने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो जज बनने के लिए जो योग्यता होगी वही भारत के महान्यायवादी की योग्यता होगी। और महान्यायवादी का काम क्या होगा, यह भारत सरकार को विधिक सलाह देने का काम करेगा। उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। उनकी योग्यता क्या होगी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं तो उनकी जो योग्यता होती है वही योग्यता महाधिवक्ता की होनी चाहिए, और वे राज्य सरकार को विधिक सलाह देने का काम करेंगे। अब आते हैं, ये तो यहाँ पे अब आते हैं, यह तो भाग मेरा 5, 6, 7 में था। तो अब आते हैं, हम थोड़ा सा भाग 4 का क देख लेते हैं। तो भाग 4 में हम यहाँ तक देखे थे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो 4 क को देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य। 4 क क्या है, मौलिक कर्तव्य। यह 51 क है, अनुच्छेद 51 क है। तो यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और यह 10 मूल कर्तव्य थे। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं जो 2 बार में जोड़े गए, एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में और दूसरा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब आते हैं अनुच्छेद 79 पे। तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है। संसद का गठन, अनुच्छेद 79 जो है यह संसद के गठन की बात करता है। उसी तरह 168 जो है यह राज्य विधानमंडल के गठन की बात करता है। राज्य विधानमंडल के गठन की बात करता है। 100 यहाँ भी यदि हम 89 जोड़ेंगे 79 में तो 168 हो जाएगा। अब 79 संसद है, 80 राज्यसभा है। राज्यसभा की संरचना और जो 81 है यह लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना की बात करता है। तो हम देखें कि 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा की संरचना की बात है और 81 में लोकसभा की संरचना की बात है। तो इसको हम सहज तरीके से कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे सरल, यदि जो कोड होगा सरल तो इसको याद रखेंगे तो क्रम इसका याद हो जाएगा कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80, 81 और 68 में क्या है, यह राज्य विधानमंडल का गठन है। अब यहाँ पे वो ट्रिक नहीं काम करेगा 79 वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 80 है तो इसको 70 करेंगे, वो 170। तो 170 क्या कहता है, यह कहता है विधानसभा की संरचना की बात करता है, विधानसभा की संरचना की बात करता है। और जो 71 है यह राज्यसभा की संरचना की बात करता है, सॉरी विधान परिषद, यह विधान परिषद के संरचना की बात करता है। यहाँ पे एक अनुच्छेद है 169। तो जो 169 अनुच्छेद है तो यह विधान परिषद के सृजन की बात करता है। विधान परिषद के सृजन कि विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है। तो वर्तमान में कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। इसका एक ट्रिक है, टीबी जुकाम, जो ट्री के पहले बना था इसको हम देख लेते हैं। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। एक बार पुनः देख लेते हैं। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से
महाराष्ट्र। तो इस प्रकार ये 7 राज्य थे जहाँ पे विधान परिषद था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और यहाँ पे विधान परिषद समाप्त हो गई। इस प्रकार इस समय केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। तो हम टीबी जुखाम ट्रिक से इसको याद रखेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 85 पे। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद का सत्र बुलाना या सत्रावसान करना यह राष्ट्रपति कर सकता है। संसद का सत्र बुलाने का काम या आहूत बुलाना अर्थात आहूत करना। तो संविधान में यह शब्द है, संसद की आहूत करना और संसद का सत्र बुलाना यह राष्ट्रपति करता है। उसी तरह राज्य में 174 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल के सत्र को बुलाना या उसे सत्रावसान करना राज्यपाल का काम है। तो यहाँ भी 85 जो है, 85 में यदि हम 89 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 174। अब आते हैं अनुच्छेद 100 पे। तो यह निर्णायक मत की बात करता है। निर्णायक मत, यदि किसी भी विषय पे संसद में जो वोटिंग होती है, मान लीजिए अनुच्छेद 100 है तो 50-50 की हो गई, तो निर्णय नहीं हो पाया। इस ऐसे में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वे निर्णायक मत देने का काम करते हैं। और इसी तरह 189 में राज्य में है कि जब विधानमंडल में ऐसी बात आती है तो जो राज्यपाल होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे निर्णायक मत देने का काम करते हैं। इसी के साथ अनुच्छेद जो 100 है इसमें कोरम या गणपूर्ति की बात कही गई है। कोरम या गणपूर्ति, यह क्या है? कोरम या गणपूर्ति कि इतनी संख्या या ऐसी संख्या जिसके बिना संसद का या विधानसभा का बैठक न हो, उसे कोरम या गणपूर्ति करते हैं। तो यह कितना है? 1/10। कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? 1/10। 1/10 संख्या के बिना संसद या विधानमंडल की बैठक नहीं होती है। अब आते हैं 108। तो 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। यदि किसी मामला को लेकर, यदि किसी विषय में कोई मामला है कि विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है या किसी बात को लेकर दोनों सदनों में मतभेद है, तो वैसे में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और अब तक भारत में कुल 3 संयुक्त बैठक बुलाए गए हैं। बस इतना संख्या याद रखेंगे, जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो सब देखेंगे किस किस सन में कौन कौन से बिल पे ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो अभी हम बस इतना याद रखेंगे कि 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और अब तक मात्र 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब आते हैं अनुच्छेद 10 में। यह कहता है धन विधेयक। धन विधेयक तो जैसे 110 में संघ में धन विधेयक की बात है, उसी तरह 199 में राज्य में धन विधेयक की बात है। और धन विधेयक क्या होता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष केंद्र में करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष राज्य में करते हैं। और धन विधेयक पहली बार या तो उधर विधानसभा में या तो इधर लोकसभा में पारित होती है। और धन विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है और राज्य में राज्यपाल से अनुमति लेनी होती है। यदि लोकसभा में या विधानसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है तो जो राज्यसभा है वह अनुमति न भी दे तो वह विधेयक पारित माना जाता है। तो इसमें लोकसभा और राज्य में विधानसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं 112। तो 112 क्या है? बजट है। बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका अर्थात होगा कि एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। वर्ष भर का जो आय व्यय का लेखा जोखा है उसे बजट कहते हैं। तो यहाँ से हम ध्यान देंगे कि यहाँ तक हम देखें कि यहाँ भी 110 में 89 जोड़ देंगे तो 199 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 12 से बजट और बढ़ा हुआ। अब यहाँ हम 89 जोड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अब एक बढ़ा के जोड़ेंगे तो
112 में 90 जोड़ते हैं तो हो जाता है मेरा 202, 202 होगा। तो 12 बजट। अब देखेंगे 116, तो यह लेखानुदान की बात करता है, लेखानुदान। जैसे संघ में 116 लेखानुदान की बात करता है, उसी तरह राज्य में 206 अनुच्छेद है लेखानुदान की बात करता है। तो लेखानुदान क्या है कि कभी कदार क्या होता है कि कुछ मामले बजट में शामिल नहीं हो पाते और बजट जब पास हो जाता है तो अब एक साल उस मामले को, एक साल इंतजार नहीं किया जाएगा, बजट पास होने के बाद एक बिल बना के उसको पास करा लिया जाता है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। अब आते 117 में, यह वित्त विधेयक की बात करता है, वित्त विधेयक। तो जैसे हम संघ में 117 के तहत वित्त विधेयक है, उसी तरह राज्य में 207 अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक है। अब आते हैं 118 पे। तो 118 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम या उसे सत्रावसान करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे 118 के तहत है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 123 में। तो यह है अध्यादेश, अध्यादेश। जब अनुच्छेद 23 यह कहता है कि जब देश में तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो और संसद सत्र न चल रहा हो और तत्काल संसद सत्र न बुलाया जा सके, ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश का वही महत्व होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का महत्व होता है। और अगला जब भी संसद का बैठक होता है तो वहाँ से लेकर 6 सप्ताह तक अध्यादेश का महत्व होता है। उसी तरह राज्य में 213 के तहत, यहाँ भी हम 90 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 90 जोड़ देंगे, यहाँ हम सब देखिए, यहाँ भी 90 जोड़ेंगे, यहाँ भी 90 जोड़ेंगे। तो या तो 123 से 2 पहले ला दीजिए, 1 3 बाद में जा रहा है। तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, उसी तरह 213 के तहत राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। 124 में आते हैं तो यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि भारत का एक अपना सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय होगा। उसी तरह राज्य में 214 के तहत राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा, यह बात होती है। अब आते हैं 129 में। तो 129 क्या कहता है और 215, तो 129 अभिलेखीय न्यायालय की बात करता है, अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 229 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी न्याय दिए जाते हैं उसको एक प्रमाण के रूप में, अभिलेख के रूप में उसको रिकॉर्ड रखा जाता है कि उससे संबंधित कोई भी मामला हो तो उसको दिखाया जा सके एक रिकॉर्ड के रूप में। उसी तरह राज्य में हाई कोर्ट जो होता है 215 के तहत उसमें अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट द्वारा भी और कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका निर्णय का भी अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है कि जो आगे का कोई ऐसा मामला है तो उसको रिकॉर्ड के रूप में दिखाया जा सके। अब आते हैं 148। तो यह कहता है कैग की बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो कैग है अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका क्या काम होता है कि जो भी भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में खर्चे किए जाते हैं इनका वह ऑडिट करने का काम करता है। ऑडिट, भारत सरकार द्वारा एक वर्ष के अंदर जो भी खर्चे किए जाते हैं तो कैग जो होता है उसका ऑडिट करने का काम करता है कि वह पैसा ठीक ढंग से ठीक स्थान पे खर्च हुआ है कि नहीं। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो सहजता से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।